आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 3 का पार्ट 3, दैट इज सप्लाई। पहली दो क्लासेस में हमने डिमांड के बारे में पढ़ लिया था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सप्लाई। चलिए सप्लाई को एक्सप्लेन करने के लिए चलो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं। मान लो आप एक किसान हैं, ठीक है, जिसे ये डिसाइड करना है कि अपने लैंड पर क्या ग्रो किया जाए। आपने कुछ भेड़ बकरियां भी पाल रखी हैं। थोड़ा लैंड है जो बहुत ज्यादा फर्टाइल है, ठीक है, जहां आप पोटैटो लगाने का सोच रहे हैं। कुछ लैंड ऐसा है जो ज्यादा फर्टाइल नहीं है, ठीक है, वहां भेड़ बकरियां रखी गई हैं। आपको पोटैटो बेच के भी पैसा आने वाला है और आपको मीट और वूल बेच के भी पैसा आने वाला है, ठीक है। जहां तक फर्टाइल लैंड की बात है वहां आप ज्यादातर एरिया, ठीक है, वहां आप ज्यादातर एरिया में पोटैटो लगाओगे ताकि मैक्सिमम रिटर्न मिल सके। क्योंकि आपके पास तो मशीन है नहीं कि एक तरफ से आलू डालोगे दूसरी तरफ से सोना निकलेगा। अगर पोटैटो का प्राइस बढ़ जाता है तो आप सारी फर्टाइल लैंड पर भी आलू लगा सकते हैं। अगर सचमुच आलू से सोना बनना शुरू हो जाए तो आप लेस फर्टाइल लैंड पर भी आलू लगाने का सोचना शुरू कर देंगे, चाहे प्रोडक्टिविटी कम ही क्यों ना हो। तो हम ये कह सकते हैं कि जितना ज्यादा आलू का प्राइस होगा, ठीक है, आलू से सोना बनने का मतलब मेरा ये है कि आलू की प्राइस ज्यादा बढ़ जाए, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जितना ज्यादा आलू का प्राइस होगा उतना ज्यादा लैंड आप उसकी प्रोडक्शन में इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो हमें मालूम चलता है कि जनरल रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई एंड प्राइस क्या होता है। व्हेन द प्राइस ऑफ ए गुड राइजेस द क्वांटिटी सप्लाइड विल आल्सो राइज। यानी कि अगर प्राइस बढ़ जाता है तो उसकी क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि आप चाहे प्रोडक्टिविटी कम ही क्यों ना हो, आप लेस फर्टाइल लैंड पर भी जो पोटैटो है वो ग्रो करना शुरू कर दोगे, ठीक है। यानी कि अगर किसी चीज का प्राइस बढ़ता है तो उसकी क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ जाती है, ठीक है। तो यही जनरल रिलेशनशिप है प्राइस और सप्लाई में। अब इसके पीछे रीजंस क्या क्या हो सकते हैं। हमने ये तो बोल दिया कि व्हेन द प्राइस ऑफ ए गुड राइजेस द क्वांटिटी सप्लाइड विल आल्सो राइज। तो ऐसे थोड़ी बढ़ जाती है, कोई ना कोई रीजन तो होगा ना उसके पीछे बढ़ने का, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट, हायर आउटपुट इन्वॉल्व हायर कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ईच यूनिट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब सप्लाई बढ़ती है तो एक लेवल के बाद कॉस्ट ज्यादा रेट से बढ़नी शुरू हो जाती है। जैसे लेस फर्टाइल लैंड को कल्टीवेट करने में जो खर्चा आएगा पर एकड़ का, जो यील्ड पर एकड़ होगी वो कम होगी। सो पर यूनिट आउटपुट की कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी, पर यूनिट आउटपुट की कॉस्ट बढ़ जाएगी। क्योंकि देखो ना, मान लो एक एकड़ से आपका 10,000 का रेवेन्यू आता है, आपका 10,000 की टोटल जो है क्रॉप आती है। तो मान लो 4 एकड़ आप लगा रहे हैं, तो 40,000 आना चाहिए, बट लेस फर्टाइल होने की वजह से वहां से आपका जो है सिर्फ 20,000 रुपए आ रही है। 20,000 रुपए का टोटल क्रॉप आ रहा है। इसका मतलब जो यील्ड पर एकड़ थी पहले 10,000 थी फर्टाइल लैंड की, अब इसकी सिर्फ 5,000 रह गई। तो यील्ड पर एकड़ जो है वो कम हो गई है, तो इसलिए पर यूनिट आउटपुट की कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। यानी कि एक्स्ट्रा आउटपुट प्रोड्यूस करने पर कॉस्ट बढ़ जाती है, ठीक है। ये तो हो गई एग्रीकल्चर की बात। इसी तरह मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में भी क्या होता है, आउटपुट बढ़ाने पर वर्कर को ओवर टाइम वेजेस पे करनी पड़ेगी, ठीक है, विच आर जनरली मोर देन द नॉर्मल वेजेस। यानी कि अगर मैं कहता हूं, नॉर्मली अगर हम बात करते हैं कि कई बार हम ना ऐसा होता है अपने ऑफिस में भी लोगों को बोलते हैं काम करने के लिए, एक्स्ट्रा रुकने के लिए, तो वो जैसे 8 घंटे की शिफ्ट है, 8 घंटे की शिफ्ट है तो 4 घंटे में हाफ डे लगना चाहिए। अगर उनको 2-2.5 घंटे भी रुकने को बोल दो ना तो उनको हमें हाफ डे देना पड़ता है। इसका मतलब ओवर टाइम की वेजेस जो है वो हमारी कॉस्ट जो है ऑलमोस्ट डबल करती है, ठीक है। सो ओवर टाइम वेजेस पे करनी पड़ेंगी विच आर जनरली मोर देन द नॉर्मल वेजेस। सो हायर आउटपुट मींस हायर कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ईच यूनिट जो प्रोड्यूस है। तो इस एक्स्ट्रा आउटपुट के लिए मैं तभी राजी होऊंगा ना अगर मुझे उसके लिए प्राइस भी ज्यादा मिलेगा तो, ठीक है। सो एक्स्ट्रा आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए कॉस्ट ज्यादा आ रही है, तो इस आउटपुट को मैं प्रोड्यूस करने के लिए तभी राजी होऊंगा जब मुझे उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा प्राइस मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, सेकंड पॉइंट, जितना आउटपुट ज्यादा होगा, जितना किसी प्रोडक्ट का प्राइस ज्यादा होगा, जितना किसी प्रोडक्ट का प्राइस ज्यादा होगा उसको प्रोड्यूस करना उतना ही प्रॉफिटेबल हो जाएगा।
जितना किसी आउटपुट का प्राइस, जितना किसी प्रोडक्ट का प्राइस ज्यादा होगा, उसको प्रोड्यूस करना उतना ही ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा। तो फर्म्स क्या करेंगी, जो लेस प्रॉफिटेबल गुड्स हैं उनका प्रोडक्शन बंद करके जिन पे ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है उसी को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, जिन पे ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है उन्हीं को वो प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देंगी। ठीक है, सो ये पॉइंट फर्स्ट था, ये पॉइंट 2 हो गया। नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट 3, एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स। अगर लंबे टाइम तक प्राइसेस किसी कमोडिटी के ज्यादा ही रहते हैं तो नई फर्म्स को लगेगा कि इसमें प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा है, तो नई फर्म्स भी उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, इंडस्ट्री में आने के लिए इंकरेज होंगी। तो जो टोटल सप्लाई ऑफ द मार्केट है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है सप्लाई शेड्यूल। हमने डिमांड शेड्यूल पढ़ा था कि ए टेबल दैट शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ द गुड एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। सप्लाई शेड्यूल क्या बताता है, अ टेबल दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ ए गुड एंड द क्वांटिटी सप्लाइड। ठीक है, चलो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखो, जैसे मान लो हमने डिमांड में पढ़ा था कि इतना प्राइस है, अगर फ्री में है तो याद होगा आपको 12 की डिमांड थी, फ्री में भी 12 की डिमांड थी, उससे ज्यादा नहीं थी। ये नहीं थी कि हाँ जी बस फ्री में है तो भरना शुरू कर दोगे अपने अंदर, फ्री में भी 12 की डिमांड थी। बट यहां पर फ्री होने पर कोई सप्लाई करने को तैयार नहीं है, फ्री होने पर कोई सप्लाई करने को तैयार नहीं है, यानी कि 0 के प्राइस पर क्वांटिटी जो सप्लाइड है वो क्या है, 0 है। 0 के प्राइस पर क्वांटिटी सप्लाइड जो है 0 है। सो 1 रुपए से कम प्राइस पर, 1 रुपए से कम प्राइस पर सेलर बेचना ही नहीं चाहता। जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जाता है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जाता है वो ज्यादा और ज्यादा क्वांटिटी बेचता है। इसको हम कहते हैं कि सप्लाई शेड्यूल, यानी कि बाकी सब चीजें जिसकी वजह से प्रोड्यूसर ज्यादा बेचना चाहेगा वो सेम रहे। वो कौन सी होती है हम बाद में पढ़ेंगे। टेबल में हम ये देख रहे हैं कि 1 रुपए से कम प्राइस पर सेलर बेचना ही नहीं चाहता। जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जाता है वो ज्यादा और ज्यादा क्वांटिटी बेचता है। इसको हम कहते हैं सप्लाई शेड्यूल, यानी कि बाकी सब चीजें जिनकी वजह से प्रोड्यूसर ज्यादा बेचना चाहेगा वो सेम रहे, वो सेम रहे, यानी कि सेटिस पेरिबस की कंडीशन है। और सिर्फ प्राइस में इंक्रीज के साथ क्वांटिटी सप्लाइड कैसे इंक्रीज होती है, ये जो है सप्लाई शेड्यूल हमें रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, नेक्स्ट आती है टर्म सप्लाई कर्व। अ ग्राफ ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ ए गुड एंड द क्वांटिटी सप्लाइड, यानी कि जो मैंने पीछे सप्लाई शेड्यूल था मेरा, इसमें हर प्राइस के कॉरेस्पॉन्डिंग, प्राइस को y एक्सिस पे लेके क्वांटिटी को मैं अगर x एक्सिस पे ले लूं तो इससे जो ग्राफ बन के आएगा दैट इज कॉल्ड सप्लाई कर्व। तो देखें जरा सप्लाई कर्व इसका कैसा बनेगा। इस तरह से इसका सप्लाई कर्व बनेगा कि 0 के प्राइस पर डिमांड 0 है, 1 के 50 पैसे के प्राइस पर डिमांड 0 है, 1 के प्राइस पर मिनिमम वो बेचने को तैयार होगा और तब भी सिर्फ 1 के प्राइस पर वो क्वांटिटी जो है 1 ही बेचेगा। और जैसे ही प्राइस 3 रुपीज पे पहुंचता है तो उसकी सप्लाई जो है उसकी 5 यूनिट हो जाती है। इट मींस, ठीक है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जाता है वो ज्यादा और ज्यादा सप्लाई करने को तैयार होता है। ठीक है, सो दिस रिप्रेजेंट अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड, यानी कि इफ अदर थिंग्स रिमेन सेम, अ हायर प्राइस मींस अ हायर क्वांटिटी सप्लाइड। If other things remain same और ceteris paribus, अगर ज्यादा प्राइस होगा तो क्वांटिटी ज्यादा सप्लाई होगी। ठीक है, अब ये क्या थी, ये एक इंडिविजुअल की सप्लाई शेड्यूल था, एक इंडिविजुअल का सप्लाई कर्व था जिसको कि हमने एक इंडिविजुअल के सप्लाई शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो है बनाया है। अब आती है मार्केट सप्लाई एज द सम ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई। जैसे एक से ज्यादा डिमांड करने वाले जब होते हैं उन सबकी डिमांड्स को ऐड करके हमारा मार्केट डिमांड निकल आता है। इसी तरह अगर प्रोड्यूस करने वाले सारे इंडिविजुअल सेलर्स की सप्लाई को अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमें हर प्राइस लेवल पर क्वांटिटी सप्लाइड इन मार्केट मिल जाती है। और इंडिविजुअल सप्लाई कर्व्स को अगर हम हॉरिजॉन्टली ऐड कर देते हैं तो हमें उससे मार्केट सप्लाई कर्व मिल जाता है, उससे हमें मार्केट सप्लाई कर्व मिल जाता है। इसका हम ग्राफ देखते हैं किस तरह से होगा। देखो, जैसे मान लो हम ये कहते हैं कि 0 के प्राइस पर बेन बेचने को तैयार नहीं था, जेरी बेचने को तैयार नहीं था, दोनों के दोनों मिला के बेचने को तैयार नहीं थे, तो इसलिए मार्केट की सप्लाई क्या थी, 0 कोन की थी।
$2 के प्राइस पर बेन 3 यूनिट बेचने को तैयार है, जेरी 4 यूनिट बेचने को तैयार है। दोनों की अलग अलग हो सकते हैं, दो लोगों की डिमांड अलग अलग हो सकती है। इसी तरह दो लोग जो हैं डिफरेंट प्राइस पर डिफरेंट अमाउंट भी सप्लाई करने को रेडी हो सकते हैं। भाई मेरी कॉस्ट कम आ रही है, ठीक है, या मेरी प्रॉफिटेबिलिटी की नीड कम है, पेट छोटा है मेरा, ठीक है, मुझे ज्यादा भूख नहीं है पैसे की, तो हो सकता है मैं कम प्राइस पर भी ज्यादा बेचने को तैयार हो जाऊंगा, मुझे इतना प्रॉफिट नहीं चाहिए, ठीक है। बट कुछ है नहीं, हमें इतना तो प्रॉफिट मिलना चाहिए, तो इस प्राइस पर हम सिर्फ इतनी ही सप्लाई कर पाएंगे। तो इस तरह से इनकी इंडिविजुअल क्वांटिटीज को हमने ऐड किया तो हमें क्या मिल गई, इससे हमें मिल गई इसकी टोटल मार्केट सप्लाई। और अगर इस टोटल मार्केट सप्लाई को जैसे मैंने बेन का सप्लाई का बनाया, अब ये मैं दोबारा बनाना सिखा नहीं रहा, सिंपली प्राइस वाई एक्सिस पे लेके क्वांटिटी को एक्स एक्सिस पे लेके ये बेन का सप्लाई कब आ गया, ये जेरी का सप्लाई कब आ गया, दोनों को इंडिविजुअली ऐड कर दिया और उसको अगर प्लॉट किया या इनका हॉरिजॉन्टल समेशन कर दिया कर्व्स का, तो हमें मिल जाएगा इसका मार्केट सप्लाई कर्व, ठीक है जी। नेक्स्ट आते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, जैसे हमने प्राइस की तो बात करती है कि प्राइस के कॉरेस्पॉन्डिंग सप्लाई, प्राइस इंक्रीज होने से सप्लाई बढ़ जाती है, और भी बहुत सारे रीजन होते हैं जिनकी वजह से सप्लाई बढ़ती है, ठीक है। जैसे पहला है ऑब्जेक्टिव ऑफ सेलर्स। ऑब्जेक्टिव ऑफ सेलर क्या होता है, सेल्स मैक्सिमाइजेशन है, या फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ सेलर्स सेल्स मैक्सिमाइजेशन है या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, सेल्स मैक्सिमाइजेशन या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। जैसे अगर किसी सेलर का ऑब्जेक्टिव सेल्स मैक्सिमाइजेशन है तो वो कम प्रॉफिट पर ज्यादा क्वांटिटी बेचकर भी अच्छा प्रॉफिट कमा सकता है, ठीक है। आप इसको आप ना ओप्पो, वीवो, रियलमी और इस तरह के देख सकते हैं कि वो प्राइस कम रखते हैं, क्वांटिटी उनकी ज्यादा बिकती है। सैमसंग हो गया, सैमसंग के ठीक है, सैमसंग सारी रेंज में आता है, बट ये ओप्पो, वीवो, रियलमी वगैरह जो हो गए या रेडमी हो गया, ये सारे के सारे मोबाइल फोन्स जो हैं आपके कम रेंज के होते हैं, बट इनकी क्वांटिटी ज्यादा बिकती है क्योंकि हर कोई इसको अफोर्ड कर सकता है। अब एप्पल की अगर बात करें तो एप्पल के मोबाइल फोन जो हैं उनका पर यूनिट का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है ना, यानी कि एक यूनिट पर वो कहते हैं जी हमें मिनिमम 42% जो है प्रॉफिट रखना ही रखना है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमें 42% तो चाहिए, यानी कि अगर 1 लाख का बिकता है मोबाइल फोन तो हमें उसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हमें 42% यानी 42,000 का प्रॉफिट चाहिए। इतने में ना गरीबों के फोन आ जाते हैं पूरे जितने का कि एप्पल जो है अकेले एक फोन के ऊपर प्रॉफिट रखता है। यानी कि हम तो इतना ही प्राइस चार्ज करेंगे, लेना तो लो, नहीं लेना तो मत लो। और तब भी जितना मर्जी लोग रोते रहे गरीबी है, पैसा नहीं है, जहर खाने को पैसा नहीं है, लाइन लगा के एप्पल के फोन जो है जैसे नया आएगा तो लाइन लगा के लोग एप्पल का फोन लेने खड़े हो जाते हैं, ठीक है। सेकंड आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी दैट इज सप्लाइड। हायर द प्राइस ग्रेटर द क्वांटिटी सप्लाइड एंड वाइस वर्सा, ठीक है। जितना ज्यादा प्राइस होगा क्वांटिटी सप्लाइड उतनी ज्यादा होगी, डिमांड की बात नहीं कर रहा मैं, उतनी क्वांटिटी सप्लाइड ज्यादा होगी। और जितना प्राइस कम होगा, मुझे कोई इंकरेजमेंट ही नहीं है बेचने में, तो उतना सप्लाई में कम करने में रेडी होगा। नेक्स्ट आता है प्राइस ऑफ ऑल अदर कमोडिटीज। मान लो आप एक सेलर हैं जो एक्स एंड वाई दो प्रोडक्ट बेचते हैं, ठीक है, जो कि आपस में सब्स्टिट्यूट इन प्रोडक्शन है, यानी कि एक के बदले में दूसरे का प्रोडक्शन किया जा सकता है। मैं यूज की बात नहीं कर रहा, डिमांड की बात नहीं कर रहा, एक के बदले में दूसरे का प्रोडक्शन किया जा सकता है। मतलब मेरे पास जो मशीनरी है वो एक्स प्रोडक्ट भी बना सकती है, वाई भी बना सकती है। मेरे पास जो लोग हैं वो एक्स प्रोडक्ट भी बना सकते हैं, वाई प्रोडक्ट भी बना सकते हैं। यानी कि एक्स एंड वाई को प्रोड्यूस करने में सेम इनपुट जो है यूज होते हैं। मान लो एक्स का प्राइस बढ़ जाता है, मान लो एक्स का प्राइस बढ़ जाता है और वाई का सेम ही रहता है, तो अब क्या करेगा, एक्स का प्राइस बढ़ा, ज्यादा प्रॉफिटेबल हो गया, सेलर वाई के रिसोर्सेज को निकाल कर रोक के एक्स को प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा, ठीक है। सो वाई का प्राइस तो चेंज नहीं हुआ, तो भी वाई की क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड एंड सप्लाइड कम हो गई। कसूर नहीं था उसका अपना कोई भी, बट उसकी फिर भी क्वांटिटी सप्लाइड कम होगी। क्यों? क्योंकि उसके रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने की बजाय, उसमें रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने की बजाय ज्यादा प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट में रिसोर्सेज को इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। अगर मान लो एक्स एंड वाई
कॉम्प्लीमेंट इन प्रोडक्शन होता है, यानी कि दोनों का प्रोडक्शन एक साथ ही होगा, दोनों का प्रोडक्शन एक साथ ही होगा। जैसे एक्स क्रूड ऑयल और वाई नेचुरल गैस है, एक्स क्रूड ऑयल है और वाई जो है नेचुरल गैस है, क्रूड ऑयल एंड वाई जो है नेचुरल गैस है। ठीक, अब दोनों को एक ही ऑयल वेल के आउटपुट है, दोनों ही एक ही ऑयल वेल के आउटपुट है। क्रूड ऑयल निकाला जाता है और गैस को ऊपर ऑयल जो ऊपर से इकट्ठा कर लिया जाता है, मतलब ऑयल के ऊपर जो ऑयल वेल होगा उसके ऊपर ऊपर से गैस को इकट्ठा कर दिया जाता है और ऑयल को एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। ठीक है, सो एक ही ऑयल वेल के दोनों आउटपुट हैं। मान लो क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ता है तो क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ाया जाएगा, क्रूड ऑयल का मार्केट में प्राइस बढ़ता है तो क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ाया जाएगा। तो क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ा और इसके साथ ही नेचुरल गैस का प्रोडक्शन भी अपने आप ही बढ़ जाएगा, चाहे नेचुरल गैस का प्राइस बढ़ा या नहीं बढ़ा, चाहे नेचुरल गैस का प्राइस बढ़ा है या नहीं बढ़ा है तो भी इसका सप्लाई अपने आप ही बढ़ ही जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं प्राइजेस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर प्रोडक्शन होते हैं लेबर, कैपिटल कि मतलब जो किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने में काम आते हैं। भाई मशीनरी काम आनी है, वो कैपिटल का पार्ट होगी, लोग लगेंगे, दैट इज लेबर का पार्ट होगी। अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जैसे लेबर एंड कैपिटल का प्राइस बढ़ता है तो क्या होगा, प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी, प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी, इससे क्वांटिटी सप्लाइड कम हो जाएगी। ठीक है, हाँ जब प्राइस बढ़ता है, ठीक है, तो ताकि बढ़ी हुई कॉस्ट कवर की जा सके तो ही क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज होगी। देखो पहले तो हमने क्या बोला कि क्वांटिटी सप्लाइड कम हो जाएगी क्योंकि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ रही है। भाई अगर मान लो मजदूरों की यूनियन ने स्ट्राइक करके अपना जो वेजेस बढ़वा ली, अब वेजेस बढ़ गई, कॉस्ट बढ़ गई, एम्प्लॉयर बोलेगा कि कॉस्ट बढ़ गई है, मेरा तो प्रॉफिटेबिलिटी रही नहीं, मैं क्यों करूं, मैं बीच में से 50 में से 20 लोगों को निकाल रहा। ठीक है, उससे क्या होगा, क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ जाएगी। हाँ अगर ऐसा हो कि कॉस्ट की वजह से, कॉस्ट पूरी इंडस्ट्री में कॉस्ट बढ़ गई है, पूरी इंडस्ट्री में कॉस्ट बढ़ गई है, जिसकी वजह से प्राइस भी इंक्रीज होने शुरू हो गए हैं, मतलब दूसरे लोग भी प्राइस इंक्रीज करें और आपने भी प्राइस इंक्रीज कर दिया, तो हो सकता है बड़ी कॉस्ट को कवर करने के लिए क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो आपकी इंक्रीज हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, देखो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जैसे लेबर और कैपिटल एक प्रपोर्शन में इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, एक मशीन पे हो सकता है एक आदमी काम करे, एक मशीन पे हो सकता है 10 लोग काम कर रहे हो। सो जिस रेशियो में भी इनको कंबाइन किया गया है दैट रिफ्लेक्ट द टेक्नोलॉजी यूज इन प्रोडक्शन। ठीक है, ये लेबर इंटेंसिव भी हो सकती है, कैपिटल इंटेंसिव भी हो सकती है। लेबर इंटेंसिव का मतलब लेबर ज्यादा यूज होती है, कैपिटल कम यूज होती है। ठीक है, लेबर इंटेंसिव जिसमें लेबर ज्यादा यूज होती है, कैपिटल कम यूज होती है, और दूसरा कैपिटल इंटेंसिव जिसमें मशीनरी या कैपिटल का ज्यादा इस्तेमाल होता है, लेबर कम होती है। तो इनमें से कुछ भी हो सकती है। एन इंप्रूवमेंट इन द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, एन इंप्रूवमेंट इन द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी results in more quantity being produced at the same cost or the same quantity at lower cost। ठीक है, जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट हुई जिसकी वजह से ज्यादा सेम कॉस्ट पर ज्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस की जा सकती है, तो अगर आपकी सेम कॉस्ट पर ज्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस की जा सकती है तो आपकी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। या सेम क्वांटिटी आप लोअर कॉस्ट पर बना रहे हैं तो इन दोनों सिचुएशन में प्राइस सेम रहने पर भी सेलर क्वांटिटी सप्लाइड को इंक्रीज कर देगा, क्योंकि जैसे पिछले पॉइंट में कॉस्ट बढ़ने की वजह से उसने क्वांटिटी सप्लाइड कम की थी, अब कॉस्ट कम होने की वजह से, टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट की वजह से जो कॉस्ट कम हो रही है उसकी वजह से क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ाने को भी रेडी हो जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट इज नेचर एंड साइज ऑफ इंडस्ट्री। देखो अगर एग्जिस्टिंग फर्म्स अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रही हैं, अगर एग्जिस्टिंग फर्म्स अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रही हैं तो इनका प्रॉफिट देखकर नई फर्म मार्केट में आने के लिए अट्रैक्ट होती है। तो क्या होगा, ज्यादा लोग, ज्यादा प्रोडक्शन, ज्यादा सप्लाई, तो इससे क्या होगा, सप्लाई जो है बढ़ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है गवर्नमेंट पॉलिसी। नेक्स्ट पॉइंट आता है गवर्नमेंट पॉलिसी। तो गवर्नमेंट की ना प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन कमोडिटी को लेकर ना कुछ पॉलिसीज होती हैं, जैसे एक्साइज टैक्स या सब्सिडी पॉलिसीज, ये दोनों ही ना पॉलिसीज सप्लाई को इंपैक्ट करती हैं। मान लो गवर्नमेंट ने प्रोडक्ट एक्स पर एक्साइज ड्यूटी लगा दी, इंडिया में अब एक्साइज ड्यूटी वगैरह का नहीं है सीन, इसमें सीधा जीएसटी की बात होती है, बट फिर भी चलो हम
एग्जाम्पल के लिए बोलते हैं कि एक्साइज ड्यूटी होती है जो प्रोडक्शन लेवल पे लगती है, सेल्स टैक्स होता था जो सेल्स के लेवल पे लगता था, अब हर जगह पर जीएसटी कर दिया है। तो मान लो गवर्नमेंट ने प्रोडक्ट एक्स पर जीएसटी लगा दिया, उससे क्या होगा, कॉस्ट बढ़ जाएगी। अगर बढ़े हुए प्राइस की फॉर्म में कंज्यूमर पर इस कॉस्ट को पास कर दिया जाए, यानी कॉस्ट बढ़ी, हमने प्राइस बढ़ा दिया, कॉस्ट बढ़ी, हमने प्राइस बढ़ा दिया, अब अल्टीमेटली उस बढ़ी हुई कॉस्ट को कौन बेयर कर रहा है, कंज्यूमर बेयर कर रहा है। अगर बढ़ी हुई कॉस्ट को कंज्यूमर पर बढ़े हुए प्राइस की फॉर्म में हम पास कर देते हैं, या ओल्ड प्राइस पर क्वांटिटी सप्लाइड कम कर दी जाती है, ठीक है, या ओल्ड प्राइस पर क्वांटिटी सप्लाइड कम कर दी जाती है, यानी कि एक्साइज ड्यूटी से सप्लाई क्या हो गई, कम हो गई। हम कहते हैं प्राइस नहीं बढ़ा रहे जी, क्वांटिटी सप्लाइड कम कर देंगे, तो क्या हुआ, सप्लाई कम हो गई और एक्साइज ड्यूटी लग गई जिससे कॉस्ट बढ़ गई। अब कॉस्ट बढ़ जाएगी तो अगर हमने उसको कॉस्ट को ट्रांसफर नहीं किया तो भी क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि हमारी कॉस्ट इंक्रीज हो गई है, ठीक है। अब जो सब्सिडी होती है, सब्सिडी ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करती है, यानी कि सब्सिडी से सप्लाई इंक्रीज हो जाती है, सब्सिडी से सप्लाई जो है इंक्रीज हो जाती है। कि अगर सब्सिडी है इसका मतलब कॉस्ट कम हो जाएगी, कॉस्ट कम हो जाएगी तो प्रॉफिटेबिलिटी आपकी बढ़ गई, जिसकी वजह से आप ज्यादा सप्लाई करने को रेडी हो जाओगे, ठीक है। सो दीज आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। तो अब जैसे एग्जाम में इसके बेस पे मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन क्या आ सकता है, इन 7 में से आपको 3 पॉइंट सही वाले दे देंगे, एक कोई ऐसा दे देंगे जो इसका डिटर्मिनेंट है ही नहीं। अब आपसे ऑप्शन में होगा 1 2 ठीक है, 1 2 3 ठीक है, मतलब भाई ए ठीक है, बी ठीक है, सी ठीक है, सारे ठीक हैं, ए बी सी ठीक है, मतलब इस तरह से मल्टीपल कॉम्बिनेशन बना के, क्योंकि ऐसा नहीं आता कि ए बी सी, ए ठीक है, बी ठीक है, सी ठीक है, सारे ठीक हैं, या ए गलत है, बी गलत है, सी गलत है, या सारे गलत हैं, ऐसा नहीं। कॉम्बिनेशन में और कॉम्बिनेशन में फंसाते हैं वो कि ए और बी ठीक है। अगर आपको ए का सर्टेन है कि डिटर्मिनेंट है सप्लाई का, बी का सर्टेन नहीं है, और अगर आपने ए वाला ये कर दिया कि ए एंड बी बोथ आर करेक्ट, तो आप बोलोगे यार ये तो करेक्ट था। यहां सीधा सीधा टेस्ट क्या होना है आपका, अगर मल्टीपल चॉइस है तो सीधा सीधा है, आधा ठीक है मैटर नहीं करता, पूरा ठीक है तो ही मार्क्स मिलेंगे, आधा ठीक है तो 0 ही मिलने वाला है। अब आते हैं नेक्स्ट, मूवमेंट अलोंग एंड शिफ्ट्स इन द सप्लाई कर्व। जैसे डिमांड कर्व में बोला था मैंने, प्राइस की वजह से चेंज में जो भी चेंज आता है वो मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व होता था, और प्राइस के अलावा किसी फैक्टर में चेंज की वजह से चेंज आता है तो उसको शिफ्ट इन द डिमांड कर्व था। अब इसी तरह हम सप्लाई में देखेंगे, अगर प्राइस की वजह से क्वांटिटी सप्लाइड में कोई चेंज आता है दैट इज कॉल्ड मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व। और अगर प्राइस के अलावा किसी वजह से चेंज आता है, अगर प्राइस के अलावा किसी वजह से चेंज आता है, प्राइस 20 से 40 हो गया, क्वांटिटी 100 से 200 हो गई, प्राइस 20 से 40 हुआ, क्वांटिटी 100 से 200 हो गई, तो ए से बी मूवमेंट, बी से सी की मूवमेंट, सी से डी की मूवमेंट, या डी से ई की मूवमेंट, ये सारी की सारी जो मूवमेंट है ये क्या है, दैट इज मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व, दैट इज द मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व, ठीक है। प्राइस जो है 100 से 200 हो गया, सॉरी 80 से 100 हो गया, सो क्वांटिटी जो है डी पॉइंट से ई पॉइंट पे सप्लाई होके इंक्रीज हो गई है, सप्लाई उसकी इंक्रीज हो गई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व। अब देखो डिटरमिनेंट मैंने आपको 7 बिट डिटरमिनेंट लिखवाए, तो अगर प्राइस के अलावा कोई भी डिटरमिनेंट ऑफ सप्लाई चेंज होता है, प्राइस के अलावा कोई भी डिटरमिनेंट ऑफ सप्लाई चेंज होता है तो पूरा सप्लाई कर्व जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। अगर सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होता है, ठीक है, राइटवर्ड शिफ्ट होता है, दैट रिप्रेजेंट्स इंक्रीज इन सप्लाई, दैट रिप्रेजेंट इंक्रीज इन सप्लाई, क्योंकि सेम प्राइस के लेवल पर पहले इतनी क्वांटिटी बिक रही थी, अब इतनी क्वांटिटी बिकनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। सो जैसे न्यू टेक्नोलॉजी की वजह से, सब्सिडी की वजह से, इन सब वजह से सप्लाई जो है सेम प्राइस पर भी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। इसी तरह से जो लेफ्टवर्ड शिफ्ट है दैट रिप्रेजेंट डिक्रीज इन सप्लाई, जैसे टैक्स की वजह से, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ने की वजह से। तो जैसे अगर हम ग्राफ को देखें तो ओरिजिनल सप्लाई कर्व हमारा S0 है, ओरिजिनल सप्लाई कर्व हमारा क्या है, S0 है। S1 सेम प्राइस पर ज्यादा सप्लाई दिखा रहा है,
S1 जो है सेम प्राइस पर ज्यादा सप्लाई दिखा रहा है। ओ सो इट इज अ इंक्रीज इन सप्लाई। और कर्व S2 जो है वो सेम प्राइस पर लेस क्वांटिटी सप्लाइड दिखा रहा है, सेम प्राइस पर क्वांटिटी सप्लाइड वो कम दिखा रहा है। यानी कि अगर ये हमारा Q0 था, ये हमारा Q1 था, तो ये Q2 था। तो जैसे ही सेम प्राइस पर, ये P के प्राइस पर क्वांटिटी जो है सप्लाइड कम हो गई, इसका मतलब दिस इज द केस ऑफ डिक्रीज इन सप्लाई। ठीक है, सो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या निकला? ए मूवमेंट अलोंग ए सप्लाई कर्व इज ऑफन रेफर्ड टू एज अ चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, whereas a shift in the supply curve is simply referred to as a change in supply. देखो, change in quantity demanded की तरह ही change in quantity supplied, change in quantity supplied तभी word use होगा if there is a change in price and उसके corresponding quantity में supplied में change आ रहा है। ठीक है, यानी कि that is the movement along the supply curve। और अगर supply curve ही shift हो जाता है तो उसको हम बोलेंगे जी सप्लाई चेंज हुई है, क्वांटिटी सप्लाई चेंज नहीं हुई है, सप्लाई ही चेंज हो गई, यानी सप्लाई ही हमारी बढ़ गई है या कम हो गई। नेक्स्ट आते हैं हम सप्लाई फंक्शन। सप्लाई फंक्शन, इट इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द सप्लाई एंड इट्स डिटर्मिनेंट। ठीक है, सो अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द सप्लाई एंड इट्स डिटर्मिनेंट इज कॉल्ड सप्लाई फंक्शन। अब जरूरी नहीं है कि सारे के सारे डिटर्मिनेंट को हम क्वांटिफाई कर सकें। ठीक है, जरूरी नहीं होता ना कि सारे के सारे जो डिटर्मिनेंट है उनको हम क्वांटिफाई कर सकें। जैसे मान लो एम ऑफ द फर्म है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है या सेल्स मैक्सिमाइज करना है, तो जैसे एम ऑफ द फर्म है तो जिनको क्वांटिफाई कर सकते हैं अगर उनकी बात करें तो रिलेशनशिप ना कुछ इस तरह से होगी, क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ गुड एक्स is a function of price of itself। ठीक है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से F1 F2, ठीक है, कोई भी मतलब जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है सारे के सारे, वेयर F1 F2 Fm तक मान लेते हैं हम, चलो, वेयर F1 F2 up to Fm are the price of all factor of production and state of technology and goal of production and goal of produce जो प्रोड्यूसर है सप्लाई फंक्शन की फॉर्म को बताएगा। गोल ऑफ प्रोड्यूसर जो है वो सप्लाई फंक्शन की फॉर्म को बताएगा। जैसे मान लो मैं कहता हूं क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ गुड एक्स है 400 प्लस 160p, यानी कि अपने प्राइस के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप होती है, पॉजिटिव रिलेशनशिप, माइनस 40A1 माइनस 30A2 प्लस 60B। इसमें A1 A2 प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ऑल्टरनेटिव और सब्स्टिट्यूट गुड्स है। ठीक है, A1 A2 क्या है? डिफरेंट गुड्स हैं जो जिनकी वजह से क्वांटिटी सप्लाइड इसकी बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है, जिनका प्राइस बढ़ने से एक्स की सप्लाई कम होगी। ठीक है, जिसका प्राइस अगर बढ़ेगा तो एक्स की सप्लाई कम हो जाएगी क्योंकि वो लोग मतलब प्रोड्यूसर जो है उसमें ज्यादा अपने रिसोर्सेज को शिफ्ट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, और बी जो है दैट इज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ, बी इज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट गुड, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट गुड, जिसका प्राइस बढ़ने से एक्स की सप्लाई जबरदस्ती बढ़ ही जाएगी, एक्स की सप्लाई जो है वो जबरदस्ती बढ़ जाएगी कि जैसे बी बढ़ता है तो क्वांटिटी सप्लाई बढ़ जाएगी क्योंकि क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ने से गैस की सप्लाई भी अपने आप बढ़ जानी है। बट अगर हम सिंपल थ्योरी की बात करें तो हम सिर्फ ये जानना चाहेंगे कि कमोडिटी के अपने प्राइस में चेंज के साथ, कमोडिटी के अपने प्राइस में चेंज के साथ उसकी क्वांटिटी सप्लाइड में कितना चेंज आता है। ठीक है, उसकी अपने प्राइस में चेंज के साथ उसकी क्वांटिटी सप्लाइड में कितना चेंज आता है। सो एज्यूमिंग द ceteris paribus condition, quantity supplied of X commodity is simply a function of price of X, simply the function of price of X। ठीक है, सो जनरली अगर मैं SP की बात करूं तो ये जनरली A प्लस BP की फॉर्म में होता है। B पॉजिटिव होगा, रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी सप्लाइड। अगर मैं सप्लाई को क्वांटिटी को X मान लूं तो X इज इक्वल टू A प्लस BP मेरा क्या हो जाएगा? X इज इक्वल टू A प्लस BP मेरा एक सप्लाई फंक्शन हो जाएगा, वेयर X इज अ क्वांटिटी सप्लाइड, P is the price of the commodity. So, for any given value of P,
we can find quantity supplied, and if we know the values of parameter A and B, or if we are given a supply schedule, we can use regression analysis with the help of which we can estimate the values of A and B. ये हमारे कोर्स का पार्ट है नहीं, बट वैसे मैं बता रहा हूं कि या तो हमें पैरामीटर ए एंड बी दे दिए हों, उससे हमारा सीधा सप्लाई फंक्शन निकल आएगा। बट अगर हमें सप्लाई शेड्यूल दिया जाए, यानी कि इतनी क्वांटिटी इस प्राइस पर, इतनी क्वांटिटी इस प्राइस पर, यानी कि क्वांटिटी और प्राइस का एक पूरा टेबल दिया हो, तो रिग्रेशन एनालिसिस की हेल्प से हम जो सप्लाई कर्व है या उसके ए और बी पैरामीटर्स हैं उनको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, एंड फिर से बता रहा हूं, जो पॉजिटिव रिलेशनशिप है, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ बी रिप्रेजेंट द पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड सप्लाई। तो सप्लाई फंक्शन में इतना ही है। एक क्लास इसमें और लगेगी हमारी, एक क्लास इसमें हमारी अभी और लगने वाली है, जो हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बेसिकली क्या है कि ये चैप्टर में ना हमारा वैसे इतना टाइम लगना चाहिए नहीं, बट क्योंकि इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन यहीं से स्टार्ट होता है, तो जब बेसिक टर्मिनोलॉजी अगर क्लियर होगी ना, तो आपके लिए आगे की चीजें समझना ज्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि आगे मैं सीधा सप्लाई कर्व बना दूंगा, डिमांड कर्व सीधा डाउनवर्ड स्लोपिंग बना दूंगा। तो इसलिए यहां पर हम ज्यादा डिटेल में पढ़ रहे हैं, सो दैट कि आपको ना आइडिया हो जाए कि हम जब आगे करेंगे तो उस टाइम पे हमें इन चीजों को बार बार उसको देखना ना पड़े, इसलिए हम इसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है जी, तो नेक्स्ट क्लास में इसकी हम लास्ट क्लास होगी, तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा।